एक नया मेथड सीखते हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन फंड मेथड या सिंकिंग फंड मेथड। बच्चों ये डेप्रिसिएशन के अलावा डिवेंचर्स में भी होता है। डेप्रिसिएशन फंड मेथड डिवेंचर्स में भी होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा पैसा डूब गया है, हम भूल जाते हैं उस पैसे को। और जब हमें जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट, जब पुरानी एसेट को बेचते हैं और नई एसेट को खरीदते हैं तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उस समय जब हमें नए पैसे की जरूरत पड़ती है, नई एसेट को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम इस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद में पैसे से नई एसेट खरीद लेते हैं। नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होता है बच्चों, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन कैश कम नहीं होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में वो पैसा बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन बिजनेस में दिखाई नहीं देता कि पैसा कहाँ गया। तो जब जरूरत पड़ती है तो हमें कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन सिंकिंग फंड मेथड में क्योंकि हम बिजनेस के बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस वजह से हमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग से बाहर है, जब भी हमें पैसा चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर देते हैं, पैसा हमें मिल जाता है। तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं होती है। डेप्रिसिएशन फंड या सिंकिंग फंड मेथड। Depreciation fund method, besides recovering the depreciable cost, aims to provide liquid resources for replacement of fixed asset by investing the amount annual depreciation outside the business. इसमें हम हर साल का जो depreciation का amount है वो business के बाहर invest करते हैं। The annual depreciation is calculated by reference to the sinking fund table given the estimated useful asset life and the rate of interest to be received and multiply it with the depreciable cost of the asset। ये कहना चाहते हैं कि हम इस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हम ध्यान रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसे भी अगर री इन्वेस्ट कर दिया जाए तो इकट्ठा होते 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 जितना टोटल पैसा होगा हमारा विद इंटरेस्ट वो उतना अमाउंट होना चाहिए जितने की हम असेट की वैल्यू रिड्यूस करना चाहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ। वो होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट। सपोज हमारे पास एक असेट खरीदी हमने जिसकी कॉस्ट है 10,000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू है 1,000, तो उस पर पूरी लाइफ में 9,000 रुपये का डेप्रिशिएशन लगेगा। इसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये जो 9,000 रुपये की डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ये अमाउंट कैसे बन जाए टोटल विद इंटरेस्ट, इसके लिए हमें एक सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू दे रखी होती है। सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू दे रखी होती है। जैसे 5 साल हम डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अगर हम नॉर्मली एक काम करें कि 9,000 डिवाइड बाई 5, तो हम 1,800 रुपये 1,800 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लेकिन अगर हम हर साल 1,800 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और हर साल 1,800 इन्वेस्ट करेंगे तो ये तब तो ठीक है जब कुमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ना हो, इंटरेस्ट री इन्वेस्ट ना करें, इंटरेस्ट को खर्च कर दें। तो 1,800 इन्वेस्ट करते रहेंगे, 5 साल में 9,000 हो जाएगा। लेकिन हम हर साल क्या करते हैं, हम हर साल इंटरेस्ट जो मिलता है उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हर साल इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ये तो अमाउंट 9,000 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम हर साल अमाउंट कम इन्वेस्ट करेंगे। ये हम मैथमेटिक्स में एक पढ़ते हैं एन्युटी वैल्यू। तो इस सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, जो होता है 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। तो यहाँ मान लिया 10% का इंटरेस्ट है, तो 1.10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा 1.10 की पावर 5 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1, ये हो जाएगा 6.1051। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अगर हम 1 रुपया हर साल इन्वेस्ट करें तो 5 साल में वो कितना हो जाएगा 6.1051। तो अगर हमें
₹6.10 6.105 चाहिए तो हर साल ₹1 इन्वेस्ट करना है। और अगर हमें ₹9,000 चाहिए तो हमें हर साल कितना इन्वेस्ट करना होगा? तो हम बजाय 1800 के 1474 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। हर साल इतना इन्वेस्ट करेंगे, 1800 इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इतना ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ऐसा करने पे विद इंटरेस्ट 5 साल के बाद हमारे पास ₹9,000 इकट्ठे हो जाएंगे। तो या तो हमें सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू दे रखी होगी, इन केस नहीं दे रखी तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया और निकाल लिया। कई बार हमें क्वेश्चन में सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू क्या दे रखी होती है। अच्छा, यहाँ से एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया बताओ? एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू इफ इट इज मोर देन ₹1, इफ इट इज मोर देन ₹1। और कई बार क्या होगा, कई बार हम लोगों को ये हमने क्या करा, इसको क्या करा दोबारा लिखकर बताता हूँ। 9000 डिवाइड बाय है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/6.1051। कई बार सीधा ये डिवाइड करके हमें दिया होता है क्या 1 डिवाइड बाय 6.1051, ये हमें दिया होता है 0.163797। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम हर साल 16 पैसे इन्वेस्ट करें तो वो 5 साल के बाद ₹1 हो जाएगा। तो अगर हमें ये दे रखा है इसका मतलब ऑलरेडी हमें डिवाइड करके दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई कर देंगे सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू से इफ इट इज लेस देन ₹1। तो अगर सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू ₹1 से ज़्यादा है तो डिवाइड कर देंगे, ₹1 से कम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, इन केस नहीं दे रखी होगी तो मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया। तो यहाँ लिखा है the sinking fund table gives the amount which needs to be invested every year at the rate R% per annum compounded annually to accumulate ₹1 by the end of the estimated useful life. The amount of depreciation is accumulated in depreciation fund account। बच्चों याद है आपको, एक हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था जिसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड है। तो हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली सारी एंट्री बनेंगी इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड वाली एंट्रीज ही बनेंगी हमारी यहाँ पर। The amount along with interest on all previous year investment is invested every year except in the last year। क्योंकि लास्ट ईयर में तो हमें पैसे की जरूरत है, तो लास्ट ईयर में हम इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे सेल कर देंगे। The interest received every year is credited to the depreciation fund account instead of P&L। क्योंकि कुमुलेटिव है तो हम हर साल इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए उसे P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे बल्कि डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर करेंगे। लास्ट ईयर में एक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाएगा और हम पुरानी एसेट को बेचकर एक नई एसेट खरीद पाएंगे। It is clear since the investment would realize some interest, we need to be provided by way of depreciation a lesser amount than the depreciable cost of the asset over its life। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ₹1800 से कुछ कम अमाउंट करनी पड़ेगी, जैसे 1400 समथिंग अमाउंट आई थी जो मैंने आपको करके दिखाया था। Hence total depreciation provided out of the P&L account in the method is less than the depreciable। तो जनरली जो हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं उससे कम है। रीजन बीइंग कि जो इंटरेस्ट है उसे हम P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो नेट अमाउंट कम हो जाएगी। अदरवाइज डेप्रिसिएशन 1800 1800 पूरा लिखें और फिर हम इंटरेस्ट लिखें तो ऐसा करने से अपने आप नेट अमाउंट तो कम ही आएगी, लेकिन हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट अलग अलग होगी, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर साल का प्रॉफिट कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर साल एक जैसी अमाउंट आए, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूजफुल लाइफ पता लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू का पता लगाएंगे। इन केस सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू नहीं दिया तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल लेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। फिर हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे,
और एनुअल डेप्रिसिएशन से के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू इफ इट इज लेस देन ₹1 और डिवाइड कर देंगे इफ इट इज मोर देन ₹1। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? जर्नल एंट्री वही है जो इनडायरेक्ट मेथड में थी। तो क्या है? असेट खरीदने की एंट्री तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो सेम ही होती है। असेट टू कैश और बैंक और उधार खरीदिए तो वेंडर। तो फर्स्ट एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड एंट्री डेप्रीशिएशन लगाने की। इनडायरेक्ट मेथड में क्या एंट्री होती थी? P&L टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। जब भी हम पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके आगे रिजर्व या प्रोविजन की जगह फंड नाम आ जाता है, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या डेप्रीशिएशन रिजर्व की जगह डेप्रीशिएशन फंड नाम आ गया। इसकी जगह हम सिंकिंग फंड भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंकिंग फंड। तो P&L टू डेप्रीशिएशन फंड, या फिर हम इसकी दो एंट्री भी बना सकते हैं। क्या? आप एक ही बनाइएगा। दो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रीशिएशन डेबिट टू डेप्रीशिएशन फंड या सिंकिंग फंड। फिर इस डेप्रीशिएशन को P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, P&L डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो ये दो एंट्री भी आप बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। तो हर साल डेप्रीशिएशन लगेगा। अब हम इस डेप्रीशिएशन वाली अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस के बाहर, जिसका नाम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट होगा। तो डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश और बैंक अकाउंट, इस अमाउंट को हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देंगे। ये केवल फर्स्ट ईयर की एंट्रीज थी जहां पर हमने असेट को खरीदा, डेप्रीशिएशन लगाया, डेप्रीशिएशन को P&L में ट्रांसफर किया और इन्वेस्टमेंट खरीदी। ये पहले साल की एंट्री है। अब हम दूसरे साल की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर के एंड में जाते हैं। हमें क्या करना है? सेकेंड ईयर के एंड में पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और मैंने बताया था आपको थ्योरी के टाइम भी कि इस इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इस इंटरेस्ट को डेप्रीशिएशन फंड में ही ट्रांसफर कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट टू डेप्रीशिएशन फंड, हर जगह जहां पर भी हमने डेप्रीशिएशन फंड बोला वहां सिंकिंग फंड लिखा जा सकता है। तो इन दोनों की एक एंट्री भी बनाई जा सकती है, ए और बी की एक एंट्री बनाई जा सकती है बैंक डेबिट टू डेप्रीशिएशन फंड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड से ये कट हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। तो आप चाहें तो एक एंट्री भी बना सकते हैं, आप चाहें तो दो एंट्री भी बना सकते हैं। डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर की पहली एंट्री इंटरेस्ट मिलने की, सेकेंड एंट्री वही नॉर्मल डेप्रीशिएशन लगाने की, थर्ड एंट्री इन्वेस्टमेंट खरीदने की, सेम। बस यहाँ याद रखना है कि जब हम डेप्रीशिएशन लगाने के बाद इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट खरीदते समय की अमाउंट पिछले साल की अमाउंट से थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस साल का डेप्रीशिएशन प्लस जो इंटरेस्ट मिला दोनों मिलाकर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एंट्री इज द टोटल ऑफ द एंट्री नंबर 1 एंड 2। नंबर 1 में क्या था? इंटरेस्ट मिला था, और नंबर 2 में डेप्रीशिएशन लगाया था। तो हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट के अमाउंट का सम करके वो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे सेकेंड ईयर में। अब ये सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी साल हैं उस सब हर साल यही एंट्री बनेगी। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर में क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा, ये सारा काम तो वही होगा। लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीदने के बजाय इन्वेस्टमेंट बेच दी जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर में हमें पैसे की जरूरत है, तो हम इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। उस प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे, लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसे डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ डेप्रीशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट टू डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमारा डेप्रीशिएशन फंड का एक फाइनल बैलेंस आ चुका है और असेट का है, जैसा हम पहले करते थे एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट। अब हम असेट को भी बेचेंगे। पहले हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, पुरानी असेट जो कबाड़ हो चुकी है उसे बेचेंगे। तो पुरानी कबाड़ वाली एसेट को बेच देंगे। उसे बेचने के लिए बैंक डेबिट टू असेट, और याद करो इनडायरेक्ट मेथड में जब भी एसेट बेचते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को असेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी कर देंगे। और असेट को बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस निकला है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर कोई नई एसेट भी खरीद रहे हैं उसके बाद, तो नई एसेट को खरीद लेंगे।
तो बच्चों इन एंट्रीज को तसल्ली से आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं, तो इस मेथड के क्या फ़ायदे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस मेथड के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि हमारे को पैसे की कोई समस्या नहीं होती। जब लाइफ ख़त्म होती है एसेट की, तो जब न्यू एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करके बहुत आराम से पैसे को निकाल लेते हैं। दूसरा, हर साल P&L में सेम अमाउंट जाती है, क्योंकि जो हम हर साल डेप्रीशिएशन लगाते हैं वो इक्वल अमाउंट पे लगाते हैं। इंटरेस्ट की अमाउंट को एडजस्ट करके, लाइफ टाइम की इंटरेस्ट की अमाउंट को एडजस्ट करके। अदरवाइज हम हर साल इंटरेस्ट अलग अलग अमाउंट डालते P&L में, तो दिक्कत हो जाती है। The apparent advantage of this method seem to be the depreciation charge which is less than the depreciable cost। तो अमाउंट हमारी कम है, जैसे हमने देखा था 1800 रुपये से कम आ रही थी हर साल की 1800 की अमाउंट से। लेकिन इसके फ़ायदे के अलावा कुछ नुकसान भी हैं, और वो क्या है कि ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इस सिंकिंग फंड की टेबल वैल्यू निकालने में दिक्कत है और कैलकुलेशन में दिक्कत है। मेथड विल बी अनसूटेबल इफ द एक्सपेक्टेशन अबाउट द लाइफ ऑफ असेट डू नॉट कम ट्रू। अगर हमने सोचा असेट 5 साल चलेगी, 5 की वजह 4 साल चल गई, या 3 साल चली, या 6 साल चली, तो ये फेल हो जाएगा मेथड। इसके अलावा अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने पैसा लगाया है, अगर वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है या डिवेंचर्स वगैरह नहीं है, और अगर हमने शेयर्स वगैरह में या कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहाँ पैसा आपका डूब गया, तो और नुकसान हो जाएगा। और ये एज्यूम करता है कि जो पहले साल में इंटरेस्ट मिल रहा है वही हमेशा मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो ये कुछ है प्रॉब्लम्स इस मेथड की, और कुछ अच्छाई भी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन करके, ताकि हमें पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं हमें। चलिए, सिंकिंग फंड मेथड को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ताकि हम सिंकिंग फंड मेथड को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पर एल लिमिटेड है, इन्होंने परचेज़ किया एक मशीनरी को 4,75,000 में 1 अप्रैल 2021 को, और इन्होंने 25,000 रुपीज़ का ऊपर और खर्चा भी किया है। ये एस्टिमेट किया कि स्क्रैप वैल्यू 35,900 होगी 4 साल के बाद। इन्होंने डिसाइड किया कि सिंकिंग फंड मेथड को यूज़ करेंगे रिप्लेसमेंट करने के लिए, और उसके लिए 10% वाली इन्वेस्टमेंट पर अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, और सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू जिसकी 4.641 दी है। बच्चों ध्यान रखना, ये 1 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए एनुअल डेप्रीशिएशन के अमाउंट निकालने के लिए डेप्रीशिएबल अमाउंट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 1 रुपये से कम होती तो मल्टीप्लाई करता। इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो बॉन्ड्स में कर रहे हैं, वो 100 रुपये का एक बॉन्ड है। अगर पार पर खरीद रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो कम या ज़्यादा का हम अवेलेबिलिटी ऑफ अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन फ्रैक्शन में 100 रुपये से, जैसे हमारे पास 10,225 है, 225, तो 200 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपये का एक बॉन्ड है। 31 मार्च 2025 में इन्वेस्टमेंट 3,41,000 की बिकी है, और स्क्रैप वैल्यू 34,000 ही आई है हमारे पास। एक नई मशीन हमने खरीदी है इसी दिन 5 लाख रुपए की। हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं 4 साल के लिए। बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको इस मेथड की सारी जानकारी अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा इशू रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 साल का है, तो हम क्या करते हैं, 4 साल के लिए अकाउंट बना लेते हैं। इसमें डेट का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो डेट का ध्यान रखेंगे, जरूर बनाएंगे कॉलम। आप भी जल्दी से बनाइए, साथ के साथ करेंगे हम।
तो ये तो हमारा अकाउंट था, कौन सा, 2 अकाउंट है, कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एक अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, जिसको हम डेप्रीशिएशन फंड या सिंकिंग फंड अकाउंट बोलते हैं, और एक अकाउंट है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और एक हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाना है जो इतना ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा ये अकाउंट, और एंट्रीज भी ज़्यादा नहीं आएंगी, बस बैलेंस कैरी डाउन ब्रोट डाउन ही हमें इसके अंदर करना होगा। चलिए, तैयार है हमारे लेजर अकाउंट। जब कभी जरूरत पड़ेगी असेट अकाउंट में, मेरे पीछे आ रहा है, मुझे पता है असेट अकाउंट मेरे पीछे आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो हमारे सामने जो अकाउंट है वो एक हमें बनाना है, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट, ये रहा हमारा मशीनरी अकाउंट। एक हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और सबसे बड़ा अकाउंट बनेगा सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम असेट को खरीदते हैं। 475 और 25 5 लाख की असेट हो गई। तो सबसे पहले मैं असेट को खरीदने की एंट्री बनाता हूँ टू बैंक अकाउंट 5 लाख, ठीक है। असेट खरीदूंगा, और इनडायरेक्ट मेथड में उसमें और कुछ नहीं होता है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में इसका बैलेंस आ जाएगा 5 लाख, टोटल आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। फिर मेरे पास इसका बैलेंस आएगा 5 लाख, फिर यही बैलेंस आ जाएगा ब्रॉट डाउन के बाद कैरी डाउन 5 लाख, इसमें लास्ट ईयर में होगा जो होगा, तो मैंने लास्ट ईयर तक का इसमें लास्ट ईयर को कंप्लीट नहीं कर रहा, वो तभी करूँगा जब बाकी के और अकाउंट भी करूँगा। तो ये तो मेरा असेट अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट मेरे पीछे छुप जाएगा, इसलिए मैंने पहले से निपटा दिया। चलिए अब मैं बात करता हूँ और अकाउंट्स की। मैंने असेट खरीद ली, इसकी स्क्रैप वैल्यू हमें बता रखी है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेता हूँ मैं। क्या बताया था, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू इफ इट इज मोर देन ₹1। कॉस्ट है 5 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 35,900, और सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू इज 4.641। आपके मन में ये विचार हो सकता है कि सर स्क्रैप वैल्यू 35,900 तो मिली नहीं, लेकिन वो 4 साल के बाद हमें पता चलेगा, आज पहला साल है, आज के दिन तो हमें नहीं पता। आप फ्यूचर के बारे में कैसे पता लगा सकते हो, आज की डेट में जब हम पहला साल होगा तो हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि डेप्रिसिएशन
लगने के बाद 4 साल के बाद ये एसेट कितने की बिकेगी। हमने अंदाजा 35,900 का लगाया एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अब 4 साल के बाद वो कितने की बिक रही है ये तो हमें 4 साल के बाद ही पता चलेगा। तो 1 लाख का डेप्रीशिएशन है हर साल का, तो मैं ये बहुत अच्छी राउंड फिगर आ गई। फर्स्ट ईयर में हमने क्या एंट्री सीखी थी, फर्स्ट एंट्री एसेट को परचेज करने की वो बना दी। सेकेंड एंट्री ईयर एंड में डेप्रीशिएशन लगाने की। डेप्रीशिएशन डेबिट टू डेप्रीशिएशन फंड या सिंकिंग फंड या P&L डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं डेप्रीशिएशन लगा देता हूँ बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 1 लाख, और इसी दिन मैं इन्वेस्टमेंट खरीद लेता हूँ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम अमाउंट की 1 लाख की। बस फर्स्ट ईयर की 3 एंट्रीज थी, कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों अकाउंट का भी। तो मैं बैलेंस निकाल लेता हूँ। सिंकिंग फंड का बैलेंस हो गया 1 लाख, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का भी बैलेंस हो गया 1 लाख। इसका बैलेंस ज़्यादातर हमेशा सेम ही चलेंगे। फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब मैं सेकेंड ईयर में आ गया। सेकेंड ईयर में फिर डेप्रीशिएशन लगाऊंगा, डेप्रीशिएशन टू सिंकिंग फंड 1 लाख। इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला उसे सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हमने पिछले साल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, तो 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 10,000। 1 लाख पे 10% का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट थी या इस साल के शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख की, तो 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें। अब हम इस साल जो इन्वेस्ट करेंगे वो 1 लाख रुपीज़ का डेप्रीशिएशन और 10,000 का इंटरेस्ट मिलाकर इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो कितने की इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी 1,10,000 रुपीज़ की टू बैंक अकाउंट, डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे हम लोग। तो बच्चों हमने 1,10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है। अब हम बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस 2,10,000, दोनों अकाउंट का बैलेंस 210 ही आएगा। मैंने कहा था दोनों का बैलेंस सेम ही आता है। तो ये हमारा 2 साल के बाद की सिचुएशन आ गई है। अब तीसरे साल में फिर से हमें डेप्रीशिएशन लगाना है। क्या एंट्री होती है, डेप्रीशिएशन टू डेप्रीशिएशन फंड या सिंकिंग फंड या डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 1 लाख।
अब हमें जो मिलेगा इंटरेस्ट वो 2,10,000 रुपीज़ के ऊपर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास साल के शुरू में 2,10,000 की इन्वेस्टमेंट थी। बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,10,000 के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% 21,000 रुपीज़ मिलेगा। और हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे इस साल तो जो अमाउंट होगी वो 1 लाख प्लस 21,000, 1,21,000 की अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। बैलेंस निकाल लेते हैं तो 3,31,000 आ जाएगा बैलेंस। ये अब लास्ट ईयर आ गया हमारा। लास्ट ईयर में हमारी एंट्री हो चुकी है। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन सिंपल होता है, समझोगे तो बहुत इजी है, रटोगे तो थोड़ी सी कभी कभी हमें टेंशन हो जाती है। चलिए हमारे पास लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर ध्यान रखना है। डेप्रीशिएशन लगाएंगे सबसे पहले, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। बच्चों लास्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने पर मिलेगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मिलेगा 3,31,000 पर। कितना हो जाएगा 3,31,000 पे? 33,100। और लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे, लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट को नहीं खरीदेंगे जैसे हर साल खरीदे रहे थे। लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? क्वेश्चन में बता रखा है इन्वेस्टमेंट से 3,41,000 मिला है, तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं बाय बैंक अकाउंट 3,41,000 और 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमें। तो ये जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मज़े आ गए हमें। ये प्रॉफिट मैंने कहाँ ट्रांसफ़र करने को बताया था आपको? सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो इसे सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप एक एक एंट्री को ध्यान से देख सकते हो, एक एक एंट्री दोबारा से जाकर देख सकते हो। मैंने क्या एंट्री लिखवाई थी? फॉर प्रॉफिट मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, लॉस के लिए रिवर्स एंट्री। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में आ जाएगा बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट 10,000। ठीक है, अब हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री बनाते हैं। असेट को बेचना चाहते हैं, असेट को बेचने की एंट्री बनाते हैं। और असेट को जो बेचा गया है तो 34,000 में बेचा गया। तो बच्चों क्या सीखा था हमने? जब भी हम असेट को बेचेंगे तो क्या करेंगे? जब भी हम असेट को बेचेंगे तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस असेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हमेशा की तरह। तो इस बार भी कर देते हैं। तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी हमारा डेप्रिसिएशन फंड या सिंकिंग फंड का बैलेंस आ रहा है, जितना भी सिंकिंग फंड का बैलेंस है सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल करते हैं 3,31,000, 1
33,100 and 10,000. 474,100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं, मशीनरी में आ जाएगा। 31 मार्च 2025 में बाय सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड, जो भी आपने लिखा है वही लिखिएगा, 4,74,100। इसे सेल करने की एंट्री बना देते हैं बाय बैंक अकाउंट 34,000। तो हमें इन्वेस्टमेंट को मशीनरी को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी थी जिस पर 474,100 एक तरीके का हमारा डेप्रीशिएशन लगा था, 34,000 में बिक गई, तो इस पर हमें 8,100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये 8,100 रुपीज़ का प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया जो। और सेम डे हमने एक न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू मशीनरी खरीदी है। बार बार मैंने मुँह से मशीनरी की जगह इन्वेस्टमेंट निकलता जा रहा है, सॉरी, क्योंकि बार बार मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा था उसके लिए बोल रहा था, तो 2-3 बार ऐसा हो गया कि मशीनरी की जगह मेरे मुंह से इन्वेस्टमेंट निकल गया। तो 5 लाख की न्यू मशीनरी हमने परचेज की है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 5 लाख, जो नई मशीन है। तो बच्चों, इतना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी सॉल्व कराया, जिससे हमें सिंकिंग फंड मेथड बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया और समझ में आ गया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट या टेंशन है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे प्लीज़ 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 ज़रूर बताइए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड मेथड। उस मेथड में एक प्रॉब्लम थी बच्चों। क्या प्रॉब्लम थी कि एट द एंड जब हमें असेट को, पुरानी असेट को सेल आउट करके न्यू असेट परचेज करनी है और उस समय अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम मिली तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, या वो ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, इसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। और पॉलिसी उतने अमाउंट की लेते हैं जितना अमाउंट हमें चाहिए, या टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है एसेट की, और ये गारंटीड होती है। तो इसमें हमें एक साथ अमाउंट मिलता है और इंटरेस्ट भी एक साथ ही मिलता है, एवरी ईयर नहीं मिलता है। तो री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है। हमें जितना डेप्रिसिएशन लगाना है उतना ही इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट होता है। तो मोर और लेस पहले जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी एंट्री की डेट थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा एक आध एंट्री का हेर फेर है। 80-90% सेम है सिंकिंग फंड मेथड की तरह। तो पॉलिसी मेथड, the biggest problem with the depreciation fund or sinking fund method is that investment in the subsequent years may not yield the same interest as already we have realized or envisaged. Value of the investment at the end may fall short of assets cost due to market fluctuations. To overcome these problems, an insurance policy may be taken ensuring a fixed sum at the expiry of the period. The accounting entries are as follows. तो क्या था, पहले हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या थी फर्स्ट ईयर में, स्टार्टिंग में एसेट परचेज करने की सेम नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, वैल्यू सेम है बिल्कुल, ठीक है, सेम है। और उसके बाद में जब पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो पहले हम क्या करते थे, ईयर एंड पर
इन्वेस्टमेंट को परचेज करते थे। यहाँ पर बिगनिंग में, एट द बिगनिंग, दिस इज डिफरेंस, एट द बिगनिंग शुरुआत में ही इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट होगी। तो ये स्टार्टिंग में ही इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट होगी, ये एक नई चीज है। और डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी या सिंकिंग फंड पॉलिसी नाम लिख देंगे असेट का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर फंड इन्वेस्टमेंट की जगह सिंकिंग फंड पॉलिसी या डिप्रिसिएशन फंड पॉलिसी। और अब हम एंड में, एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। वही दो एंट्री बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड, P&L टू डेप्रिसिएशन, या एक एंट्री भी बना सकते हैं। अब हर साल हमारी यही एंट्री बनेगी, ये दो एंट्री, पेमेंट ऑफ प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, बस और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, वो एट द एंड जब मैच्योरिटी आएगा, पूरे 4-5 साल का लाइफ खत्म हो जाएगा तो एक साथ मिलेगा। लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा। लास्ट ईयर में थोड़ा सा सीक्वेंसिंग में आप चेंज करना। लास्ट ईयर में, चलिए क्वेश्चन में बता दूंगा, वही सब कुछ होगा। उसके अलावा ये सीक्वेंसिंग ये है कि ये फर्स्ट एंट्री है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में पेमेंट होगी। तो पहले इन्वेस्टमेंट हम परचेज नहीं करते थे लास्ट ईयर में, रीजन कि हम ईयर एंड में इन्वेस्टमेंट परचेज करते थे। यहाँ ईयर बिगिनिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट हो रही है, तो क्योंकि एट द बिगिनिंग हो रही है तो लास्ट ईयर में भी पेमेंट होगी। तो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंट्री बन जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन पहले की तरह लगाएंगे। लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन पॉलिसी का, डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, और वो अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि पूरे 4-5 साल का इंटरेस्ट एक साथ मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट, बीइंग ए प्रॉफिट, हमारा डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। मान लिया हम 8,000 के हिसाब से 5 ईयर में 40,000 हमने पेमेंट करा, तो सिंकिंग फंड या डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी में डेबिट में 40,000 आ गया, क्योंकि एवरी ईयर हमने एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी टू बैंक, हमेशा प्रीमियम पेमेंट करने की। अब जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पॉलिसी एक्स्ट्रा मिल गया, 50,000 मिल गया, 50,000। तो 10,000 का जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट से ट्रांसफर होगा डेप्रिसिएशन फंड या सिंकिंग फंड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंकिंग फंड पॉलिसी या डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड। तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस कभी होगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट है ये। फिर वही एंट्री जो पहले थी, पुरानी एसेट को बेचेंगे और डेप्रिसिएशन फंड का बैलेंस ट्रांसफर होगा एसेट में, वहां से प्रॉफिट लॉस P&L में ट्रांसफर होगा और नई एसेट खरीद लेंगे। बहुत सिंपल है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखें। डेप्रिसिएशन फंड में इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, नहीं मिलता एवरी ईयर। यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री होती है, यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि लास्ट में इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, हो सकता है इन्वेस्टमेंट का पैसा ठीक हो या ना हो, हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेट आइडेंटिकली इक्वल अमाउंट होती है, क्योंकि हम पॉलिसी में फिक्स्ड अमाउंट हो जाती है। अगर हम जल्दी इन्वेस्टमेंट बेचें तो लॉस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सेल करते समय लॉस हो जाए। नॉर्मली अगर हम पॉलिसी को समय से पहले सरेंडर करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो बहुत हैवी लॉस होता है। तो इस मामले में हमारा सिंकिंग फंड मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सपोज 5 साल के लिए सोचा, 3 साल बाद ही एसेट खराब हो गई, हम इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हैं, तो इतना लॉस नहीं होगा सिंकिंग फंड मेथड में, लेकिन पॉलिसी में हैवी लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम हर साल एंड में करते हैं, लास्ट ईयर में नहीं करते, लेकिन प्रीमियम की पेमेंट हर साल होती है, बिगिनिंग में और लास्ट ईयर भी होती है। इंटरेस्ट इज अर्न फॉर ए ईयर लेस देन व्हाट इज पॉसिबल अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि हमारा द इंटरेस्ट इज अर्न फॉर ए ईयर लेस देन व्हाट इज पॉसिबल अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी
मेथड द इंटरेस्ट रेट अर्न फॉर ए ईयर लॉन्गर देन व्हाट इज द पॉसिबल अंडर द सिंकिंग फंड मेथड। यहाँ लार्जर होगा। यहाँ कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट मिलती है क्योंकि यहाँ पर एकुमुलेट भी होता रहता है, री इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता। कई बार हम री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कम अमाउंट करते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए हमें ये लिखा है। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बता रखा है कि इन्होंने एक एसेट खरीदी है 1 जनवरी 2021 में 60,000 की, और ये सोचा है कि 5,000 रुपीज़ मिलेंगे 4 साल के बाद। पॉलिसी लेने की सोची गई है और एनुअल प्रीमियम 13,000 है। तो बच्चों यही डेप्रीशिएशन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंकिंग फंड टेबल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका हमेशा प्रीमियम दे रखा होगा और यही हमेशा डेप्रीशिएशन होगा। और स्क्रैप वैल्यू एक्चुअल में असेट का 4800 मिला है हमें। डेप्रीशिएशन फंड पॉलिसी, डेप्रीशिएशन फंड और मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो रेडी है आप, जल्दी से शुरू हो जाइए। आप भी जल्दी से बनाएंगे, केवल देखेंगे नहीं, ठीक है। जल्दी से शुरू हो जाओ। तो एक तो डेप्रीशिएशन फंड पॉलिसी बनाना है, एक डेप्रीशिएशन फंड, एक हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, और वर्किंग नोट में कुछ जरूरत होगी तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने 1 जनवरी को 60,000 की मशीनरी परचेज की है। $60,000, और बस इसी दिन इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट कर देंगे। हमने बात करी थी ना, इंश्योरेंस पॉलिसी की भी सेम अमाउंट होती है, और साल के शुरू में पेमेंट करते हैं डेप्रीशिएशन के इक्वल। डेप्रीशिएशन इज 13,000। ईयर एंड में डेप्रीशिएशन लग जाएगा, बैलेंस आ जाएगा हर एक अकाउंट का। मशीनरी का बैलेंस आ गया। डेप्रीशिएशन फंड पॉलिसी का बैलेंस आ गया। और डेप्रीशिएशन फंड का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सभी का बैलेंस ब्रोट डाउन कर लिया। पॉलिसी की पेमेंट हो जाएगी पहले दिन, डेप्रीशिएशन लग जाएगा ईयर एंड पर, और बैलेंस आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट में तो कुछ भी नहीं होगा, और असेट अकाउंट का
भी बैलेंस आ जाएगा। बताइए सेकेंड ईयर में कोई टेंशन? बिल्कुल भी नहीं। चलिए थर्ड ईयर में आ जाते हैं। थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रोट डाउन असेट का, बैलेंस ब्रोट डाउन पॉलिसी का हो गया है, और बैलेंस ब्रोट डाउन डेप्रिसिएशन फंड का। अब ईयर बिगिनिंग में पेमेंट होगी पॉलिसी प्रीमियम की, और डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर एंड में, बस, और बैलेंस निकलेगा सबका। है ना सिंपल। बस लास्ट ईयर पर हम पहुंचने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट ईयर में आ गए। बच्चों लास्ट ईयर में हम आ चुके हैं, और इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, 1 1 थोड़ा डार्क करें। बैलेंस ब्रोट डाउन 60,000, और पॉलिसी का बैलेंस 39,000, और डेप्रिसिएशन फंड का बैलेंस 39,000। बच्चों ये लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में हम लोग साल के पहले दिन पॉलिसी की पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी मेथड है, इसमें तो पहले दिन पेमेंट होती है। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम रह गई, कोई टेंशन नहीं है। लो, जगह बन गई। तो हमने पेमेंट कर दिया ईयर एंड में, डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब हमें पॉलिसी का पैसा मिलने की बात है, और पॉलिसी कितने की ली थी हमने? नेसेसरी फंड। तो हमारी पॉलिसी की जो अमाउंट होती है पता है कितनी होती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल। और डेप्रिशिएबल अमाउंट पता है कितनी होती है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होती है, और जो कॉस्ट है हमारी वो है 60,000, और हमने शुरू में सोचा था स्क्रैप वैल्यू 5,000 होगी। इसका मतलब 55,000 रुपीज़ की पॉलिसी है। तो हमें पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा वो 55,000 मिलेगा, और जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आएगा, जो हमने प्रॉफिट कमाया है। तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया? टोटल इज 55,000, और 55 में से पेमेंट हो चुकी है 52,000। तो 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्ट जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी से ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा 3,000। अब हमारा इसका भी टोटल अमाउंट 55,000 है,
और हम ईयर एंड में जब असेट को सेल आउट करते हैं तो क्या समझाया था आपको कि जो भी डेप्रिसिएशन फंड का बैलेंस है वो असेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 55,000 रुपीज़ असेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि हमें वही डेप्रिशिएबल अमाउंट है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड से ट्रांसफ़र होकर आए हैं 55,000। अगर 5,000 की एसेट बिक जाए तो इक्वल हो जाएगा नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि 5,000 सोचा था लेकिन सेल हुआ 4,800 रुपीज़ में। तो हमने सोचा था 5,000 और सेल हुआ 4,800, तो हमें लॉस हो गया, P&L में लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा 200 रुपीज़ का। और एक नई एसेट भी परचेज की है क्या हमने? नहीं। तो यहीं पर ही हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ये भी सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो देखा, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इंटरेस्ट की एवरी ईयर एंट्री नहीं बनानी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड करेंगे, इसमें इतना ही था।